सब वक्ष करेगा, हर एक गाँव में हर एक जगेगा, पर्वत का सब वक्ष करेगा। अस्कोट आराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। उत्तराखंड की एक बेहद खास जगह पर आए हैं। ये आराकोट है, आराकोट का राजकीय इंटर कॉलेज, जहां एक बेहद खास अभियान दल 45 दिनों की यात्रा करके पहुंचा है। यह अभियान दल 45 दिनों के दौरान उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्रों का दौरा करता रहा, जायजा लेता रहा, वहां के गांव के लोगों के दुख सुख, उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश की। और खासतौर पर पिछले साल जिस तरह की त्रासदी उत्तराखंड ने देखी, पूरे देश ने देखी, उसके बाद इस अभियान दल का मकसद और इस अभियान दल का ये पूरा दौरा बेहद अहम हो जाता है। अभियान दल में डॉक्टर शेखर पाठक हैं। मैं सबसे पहले पाठक साहब आपसे ही पूछूंगा, इस अभियान दल का मकसद क्या था और कुछ निष्कर्ष जो आपको लगते हैं आपने इससे निकाले हों? देखिए, 1974, 84, 94, 2004 और 2014 में एक ही हमारे लक्ष्य रहे कि हमारे दूरस्थ दुर्गम गांवों की स्थिति क्या है, उनकी संपदा, उनकी समाज व्यवस्था, उनकी संस्कृति और जो गवर्नेंस का कोई इनपुट वहां पहुंचा है, इस सब की पड़ताल करना। और इससे जुड़े हुए तमाम पक्ष हैं जिसकी तरफ हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं और एक 10-10 साला स्लाइस में हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक डिकेड में कितना परिवर्तन हुआ। इस बार हमारी विशेष नज़र सदा की तरह संपदा पर थी कि जो हमारी ज़मीन है, हमारे जो जंगल हैं और हमारे जो जल है और इनसे जुड़े हुए जितने एलाइड रिसोर्सेज हैं, उनकी पड़ताल करना। उनमें कब्जे तो नहीं हो रहे किसी कॉरपोरेट घराने के, उनमें सरकार उनको बेचने पर उतारू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि गांव वालों से मिल करके वो संपदा को लूटने के लग रहे हों। तो इन तीनों संपदाओं पर हम नज़र डाल रहे हैं और इस संपदाओं में यारसा गुम्बा भी आती है जिसका मिसमैनेजमेंट हमने बहुत तरीके से देखा। संपदाओं के बाद इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी प्रकारांतर में शामिल है कि उसको हम बना पा रहे हैं, निखार पा रहे हैं कि नहीं निखार पा रहे हैं। संपदा के बाद दूसरी बड़ी नज़र, गहरी नज़र अपने विशेषज्ञों के साथ हमारी आपदा पर थी, क्योंकि पिछले साल की आपदा जो थी वो एक केदार घाटी की ट्रेजेडी न होके पैन उत्तराखंडी ट्रेजेडी थी। और कुछ अपवाद नदियों को छोड़ के कोई नदी ऐसी नहीं रही जिसने अपना आक्रामक रूप न दिखाया हो। कोई नदी ऐसी नहीं रही जिसने पिछले 200 साल की ह्यूमन इंटरवेंशन का करामात को धो न दिया हो। तो इसलिए हम पूरी आपदा को बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहते थे। हम 2013 को विशेष नजरों से इसलिए देखना चाहते थे कि इस आपदा को अभी विधिवत कतिपय सरकारी वैज्ञानिक और प्रशासन और सरकार नहीं समझ पाए हैं और कोई एक्सप्लेनेशन उसका नहीं। कुछ नतीजा जो आपको लगता है फौरी तौर पर? हाँ, ये 2 पॉइंट और इसके थे हमारे यहाँ कि पलायन पर हमारी बड़ी गहरी नज़र थी और उसके अलावा सुशासन की तरफ हम जानना चाहते थे। सुशासन का मतलब है कि एक डेमोक्रेसी में एक सरकार का, एक प्रशासन का जो एक मिनिमम दायित्व होता है कि आप संचार ले जाएं, आप सड़क ले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ बनाएं, आप स्कूलों की दशा अच्छी करें, आप अस्पतालों को वहाँ ले जाएं और आप मनुष्यों को मनुष्य समझें, उनको 2म दर्जे का नागरिक या उनको एलियन न समझें। और इस बार हमने पाया कि नए राज्य के 14 साल हो जाने के बावजूद भी हमारी जो नज़र है, हमारी जो एक प्रतिबद्धता है, वो नाकाफ़ी है और एक स्टेट के रूप में हम गहरे रूप से असफल हुए हैं, फेल हुए हैं। ये कहने में मुझे और मेरे साथियों को कोई दिक्कत नहीं है इन तमाम मामलों में। ये स्टेट अगर हम प्राकृतिक तौर पर देखें तो आपदाएं हमेशा से झेलता रहा है, ये इसके लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ आने वाली किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से फेल हुई यहाँ पर सरकार? आप 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आए हैं और 1150 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आए हैं और किसी भी युवा के लिए आप एक मतलब मिसाल हो सकते हैं। इस यात्रा के दौरान क्या लगता है कहाँ फेल हुए हैं? कोई 1-2 उदाहरण आपको लगे रास्ते में? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक गांव बंगापानी जो पिथौरागढ़ दूरस्थ गांव में है, वहां एक छोटा सा पुल टूट जाने की वजह से 78 बच्चे अपनी पढ़ाई से वंचित हो गए हैं इंटरमीडिएट कॉलेज में। 1 साल से, क्योंकि एक आपदा में एक पुल टूट गया, नदी के इस किनारे इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है और वहां के 78 बच्चे साइंस पढ़ने के लिए दूसरे किनारे बंगापानी में आते हैं। लेकिन एक छोटा सा पुल जो था 10-20 लाख में बन सकता था आराम से, वो नहीं बनाया गया और आज तक उन बच्चों का 1 साल खराब हो गया उनकी उस कैरियर बनाने में। मतलब पूरा 1 साल ये लगातार बात करती रही सरकार, अपनी तरफ से लगातार कहती रही कि हम जो है बहुत काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को फिर पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने बता दिया कि किस तरीके से एक पुल बह जाने से बच्चों की शिक्षा और बच्चे उससे वंचित हो गए। कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता? इसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं कि यहाँ की जनता को सरकार
हर तरीके अधिकार उनके ले लिए गए हैं। जनता को ये नहीं पता कि ये जल उनकी ज़मीन से जाता है, उनके प्रदेश से जाता है, ये जंगल उनकी ज़मीन में है, उनके प्रदेश से आता है, पर सारे जंगल, ज़मीन और जल से जितने भी जनता के अधिकार हैं, सरकार कहती कि सब हमारे पास है, और सरकार इस चीज़ को किसी कॉरपोरेट हाउसेस को बेच देती है, और जनता के जितने भी अधिकार हैं उसको मैनेज करने के, उसके बारे में सोचने के, वो सारे के सारे अधिकार जनता से ले लिए गए हैं। और जनता को एक सरकारी कुछ राशन दे के, पानी दे के, राशन पानी दे के निर्भर किया जाता है सरकार के ऊपर, और इसलिए लोग अपनी कृषि में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग अपने जंगल की सुरक्षा में, क्योंकि उनका अपना कोई रोल नहीं है, सारा वन विभाग को दे दिया गया है। एक ब्यूरोक्रेसी जो सारे हिंदुस्तान से आती है, जिसको पहाड़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, वो पहाड़ को मैनेज करने की बात करती है, पर जब और जो मिसमैनेजमेंट है, जहाँ तक सरकारी नेता हैं और सरकारी ऑफिसर हैं वो कॉरपोरेट्स की पॉकेट्स में हैं, जब सारा का सारा धंधा ऐसे चल रहा है, तो जनता की अपने बारे में सोचने की जो समझ, क्योंकि यदि उनको अधिकार दिया जाता, उनको ऑटोनॉमी दी जाती, उनको ये कहा जाता कि आप उनमें जंगल बचाओ, जल बचाओ, जमीन बचाओ, जब यही अधिकार उनसे ले लिए जाते हैं तो उन लोगों को अपने आप भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि तमाम योजनाओं के बीच से वो नागरिक गायब है जिसके लिए वो योजनाएं बनती हैं। इसका क्या हल हो सकता है? क्या आपको लगता है कि क्या कर सकती है सरकार? तमाम सरकारें आई और गई, और उत्तराखंड में तो सरकारों के बदलने का जो गति है वो किसी दूसरे राज्य के मुकाबले बहुत ज्यादा है। क्या कर सकती है सरकार? विधि, अप्रोच, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं? तो जो वेस्टर्न अप्रोच जो है इंडिविजुअल ओरिएंटेड, व्यक्ति विशेष को ओरिएंटेड, वो अप्रोच तो जो है न तो पश्चिम वो स्वीकार कर चुका है कि उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दुख और दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि हमारे जो स्किज़ोफ्रेनिक जो गवर्नमेंट सिस्टम के हैं, इलेक्टेड और सेलेक्टेड, कहते कुछ है करते कुछ और है। हमारा समाज, भारतीय समाज जो इतने लंबे समय तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहा था, 200-250 साल से, जिसने भले ही कुछ बहुत परेशानियां झेली हैं, वो समाज केंद्रित, प्रकृति केंद्रित रहा है, जिस चीज़ को आज दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी स्वीकार करते हैं। रही बात आज की हालत की, तो 2010 के एक सेमिनार में यहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने जिस मीटिंग को कि वर्तमान NSA वहाँ पर उन्होंने चेयर किया था, उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश के आर्थिक संसाधनों का अगर इसी प्रकार क्षरण होता रहा तो अगले 10 साल में यह बचाने के लायक कुछ नहीं रहेगा। भारत में 6वें साल में, और उस घटना के 4 साल के बाद मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ के आर्थिक क्षरण जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हो रहा है। मतलब बहुत तेजी से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं गुना तेजी से क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आप इस पूरे दौरे में इस यात्रा के साथ रहीं, अभियान दल के साथ रहीं, आपको क्या लगी दिक्कत? आपने अपनी नज़रों से किन दिक्कतों को सबसे ज़्यादा जाना है इस दौरान? जो इन्होंने कहा, जो हमारे दो भाइयों ने कहा है कि सबसे तो ये है कि लोगों को पहले जागृति करना है। अगर वो जिम्मेदारी अपनी ले लें तो फिर सरकार उनके सामने कुछ नहीं कर सकती है। अगर वो जिम्मेदारी ले लें कि यहाँ पर डैम बन रहे हैं और हमारी नदी का पानी सूख जाएगा और या बहुत कम हो जाएगा या हमको मिलेगा भी नहीं, और जैसी हम जिंदगी सदियों से चला रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे, अगर उनके मन में ये पक्की बात हो जाए और तो उनको कोई नहीं रोक सकता, फिर सरकार उनके सामने कुछ नहीं कर सकती। यही मेरा मकसद। मतलब जनता अगर उठ जाएगी, आपका कहना है कि जनता अगर जागरूक हो जाएगी। जनता को जागरूक होने के लिए हर 5 साल बाद मौका मिलता है, वो अपनी सरकारें चुनती है, लेकिन जिस तरह की सरकारें चुनकर आ रही हैं उससे लगभग सभी को समय समय पर असंतोष रहा है। मध्य हिमालय की इन चिंताओं पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, आप जियोलॉजिस्ट हैं और पूरे उत्तराखंड, हिमालय समेत देश भर के हिमालय और तमाम दूसरे इलाकों का आपने बहुत करीबी से दौरा किया। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड हिमालय देश के लिए इतना ज़्यादा अहम है, उसके बावजूद इसके साथ जिस तरह का व्यवहार है वो कितना घातक साबित हो सकता है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड हिमालय सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं है, हिमालय की हम पूरी बात करें, हर पूरा हिमालय जो है अपने आप में यूनिक है। यहाँ पे जिस ढंग की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे विकास के नाम पे हो, चाहे
चाहे दूसरे किसी कार्यक्रम के नाम पर जिसमें हम नदियों को साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको नदियों के जो नदियों में जो पानी है उसका हम उपयोग ना करें। हम इसको हम नकारते नहीं कि हमको उसका उपयोग करना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है जो हम कहते चले आए अपने वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं के द्वारा कि यहाँ पे जो इन नदियों का जो व्यवहार है उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ 2013 के संदर्भ में, जिसको हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, कि इस त्रासदी ने एक बात को हमारे सामने उजागर करके रखा है कि हमारे पास जो भी परियोजना बनी है उस परियोजना में जो भी परियोजना कारक थे उन्होंने नदी को सिर्फ पानी की तरह से देखा है। नदी में जो गाद आती है उसका कहीं उनके सामने आकलन या उनके प्रति उनके कोई समझदारी नहीं दिखती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे हार हिमालय के क्षेत्र है, जिसको मैन सेंट्रल थ्रस्ट का नॉर्थ का भाग कहते हैं, वहाँ पे आज स्थिति ये बनी हुई है कि जो सेडिमेंट की मात्रा है वो इतनी मात्रा में है कि कभी भी इस रंग की कोई त्रासदी होती है उससे वो सेडिमेंट मोबिलाइज होकर के इन परियोजनाओं को नस्तनाबूद कर सकता है। तो हम दुखी हैं कि वास्तव में राष्ट्र की क्षति हुई है, लेकिन साथ में हम इस बात से थोड़ी खुशी हैं कि अब वैज्ञानिकों की नज़र उस क्षेत्र विशेष में पड़ेगी और उस क्षेत्र विशेष को अब वो एक नए नज़रिए से देखेंगे, खास करके उस नजरिए से कि अगर इस ढंग की त्रासदियां फिर फ्यूचर में आती है तो इस ढंग की परियोजना का बहुत बुरा हर्ष होने वाला है। तो मेरा कहने का कुल मतलब यह है कि मैं अपने वैज्ञानिक समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम अंतरिम हिमालय को बड़ी बारीकी से समझें और खास करके उस मलबे को, जो वहां बैठा हुआ मलबा है, उस मलबे के जो डायनेमिक्स है उसको हमें समझने की आवश्यकता है अगर हमको इस ढंग की त्रासदी से अपने संसाधनों को बचाना है। अपने संसाधनों को बचाना, और उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में सबसे बड़ा संसाधन हिमालय और उससे निकलने वाली नदियां और कुदरती संपदा है। इस अभियान दल के तमाम साथियों से समय समय पर मैंने बातचीत की। उनका एक दर्द था कि जब भी हम अपना दर्द रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, हमें बांध विरोधी करार दे दिया जाता है। उनका बहुत साफ ये कहना है कि हम बांध विरोधी कतई नहीं है। बांध अगर बन सकते हैं, जहां पर जगह है, जहां पर उस तरह की संभावना है, वहां जरूर बने। उनका सिर्फ ये एक कहना है कि बांध के पीछे होने वाली बेईमानी से उन्हें चिंता है। बांध के पीछे होने वाली बेईमानी उनका सबसे बड़ा दर्द है। बांध विरोधी आप लोग नहीं है, ये आप लगातार अभियान के दौरान भी बोल रहे हैं। आपका कहना है कि आपको ब्लैक पेंट करने की कोशिश की जाती है तमाम लोगों को जो हिमालय के सवाल उठाते हैं। कैसे फिर हल निकलेगा अगर बांध नहीं बनाएंगे? और अगर बांध बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कि कई ऐसी जगहों पर बना दिए गए जहां नहीं होने चाहिए थे या जो उपयुक्त जगह नहीं है? अस्कोट आराकोट अभियान का जो शीर्षक गीत है उसमें एक दो लाइनें आती हैं, नदियों से सूरज निकलेगा, टिहरी सा नहीं बांध बनेगा। तो उसका सार ये है कि नदियों में जो ऊर्जा छिपी हुई है उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करना है। टिहरी सा नहीं बांध बनेगा का साफ मतलब है कि ऐसी बड़ी योजनाएं जो हिमालय के स्वभाव के अनुरूप, उसकी जियोलॉजी और टेक्टोनिक्स के अनुरूप और उसके जो सिल्ट है उसके बिहेवियर के अनुरूप और जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा फेनोमेन आ रहा है उसके अनुरूप अगर हम हिमालय को देखेंगे तो कभी भी हम बड़ी योजनाओं की संभावना नहीं तलाशेंगे। हम छोटे इस तरीके के सिलसिले चलाएंगे ताकि हम ऊर्जा भी ले सकें और नदियों के जो और मिजाज हैं, क्योंकि नदी सिल्ट भी ला रही है, नदी मिट्टी भी ला रही है, नदी ऊर्जा भी ला रही है और नदी फ्लड भी ला रही है। तो नदी के कितने मिजाज हो सकते हैं उनको समझे बिना सिर्फ नदी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को देखना जो है वो मुझे लगता है कि वो एक तरीके का अपराध मैं उसको मानता हूँ। हम चाहते हैं कि नदी की जितनी संभावनाएं हैं उनको तलाश के हम करें। जैसे हम अस्कोट आराकोट अभियान का एक बड़ा लक्ष्य ये था कि हम पूरे हिमालय को अपने सीमित संसाधनों में अपनी छोटी उम्र में नाप नहीं सकते हैं, इसलिए हमने हिमालय के एक स्लाइस को, उत्तराखंड को, जो संयोग से हम लोगों का घर भी है और जहाँ की मिट्टी हमारे शरीरों में है, उसको हमने चुना है। लेकिन उसका कदापि मतलब नहीं है कि हम किसी पैरोकियलिज्म में आ रहे हैं। इसलिए 20-25 साल से चिपको आंदोलन के दौर से इस बात के लिए लड़ने में लगे हुए हैं कि पूरे हिमालय को और गंगा को हम सिर्फ भागीरथी नहीं मानते, गंगा के पूरे सिस्टम को जो बंगाल की खाड़ी जाती है उसका सबसे बड़ा इंडियन कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड होता है। उसके बाद तो नेपाल की नदियां आती हैं जो हिमालय तिब्बत का पानी आती हैं, बकाया हमारे पूरब का पानी पूरा अरब सागर चला जाता है। तो हम गंगा के एक्सक्लूसिव नॉर्थ वेस्टर्न कैचमेंट को बनाते हैं जिसमें गंगा और उसकी तमाम बहनें हैं, इनकी पूरी हिफाजत का मिजाज हो। आप सेलेक्टिव क्यों होते हैं कि एक नदी की, एक गंगा के सिस्टम की एक धारा को आप चुन लेते हैं और उसी में आप कहते हैं कि इसमें हम इको सेंसिटिव जोन बना देंगे। आप क्यों नहीं पूरी की पूरी नदियों में इको सेंसिटिव जोन के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं, आप लोगों के बीच से बहस करके कैसे इसको ले जा सकते हैं। और गंगा की माने व्यक्ति भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि आप इकोसिस्टम में जानवर, पेड़ पौधे की बात करें, लेकिन जो हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो गाँव वहाँ बचे हुए हैं उनको आप छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि इकोलॉजी को बचाने वाले वे सब चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ तक बांधों की बात है, जो साफ बात है, हमें बिजली की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, हमारे रोजगार उससे बनेंगे, हमारी
बहुत सारी चीज़ें उससे चलेंगे, लेकिन हमारा तरीका क्या है? क्योंकि हमने लगातार उसमें देखा है कि बांध प्रस्तावित हुए, पहले तो जो जन सुनवाई होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई, या उसके उस तरीके से जो आपने बात कही कि बेईमानी हुई, उसमें उनसे कुछ जगह पर हम सुन रहे थे कि जन सुनवाई के नाम पे ग्राम प्रधानों को बुला दिया जाता है और सिर्फ उनसे पूछ के रजामंदी ले ली। जी हाँ, अभी कह रहे थे, उस बात में जोड़ना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो गया कि जो त्रासदी का जो प्रकोप है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो बात सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन वाली बात नहीं, एक डिटेल स्टडी की बात है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 1894 में मैं अलकनंदा का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 1894 में एक मेजर बाढ़ आई थी, उसके बाद 1970 में मेजर बाढ़ आई थी। जब 1970 की बाढ़ आई तो ये कहा गया कि ये बाढ़ इस शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ है, और जब 2013 की बाढ़ आई तो इस बाढ़ को ये कहा गया कि ये बाढ़ सबसे बड़ी बाढ़ है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बाढ़ सबसे बड़ी बाढ़ नहीं थी। जहां पे क्योंकि मैं इसलिए इस आधार पे कह रहा हूं कि जो अतीत के बाढ़ों का मलबा है उसका अध्ययन मैं हूं, सतीश जी हैं हमारे, और अन्य साथी हैं, इन्होंने मिलकर किया है। और हमने देखा कि पिछले 1000 साल में 1970 की बाढ़ सबसे ऊंची बाढ़ थी, पर छोटे छोटे लोकल एरियाज में वो जो ये 1970 का जो लेवल था वो क्रॉस किया है। उसका कहाँ पे ये लेवल क्रॉस करता है? ये लेवल उस जगह में क्रॉस करता है जहां पे हमारा बांध है। बांध के नीचे के क्षेत्र में ये जो 2011 का 13 की जो बाढ़ थी वो क्रॉस करती है। और उसका निष्कर्ष ये था कि जो लोकल मलबा बांधों के बगल में रखा हुआ था, जब वो नदी के तट पे गिरता है तो वो लोकली नदी के तट को ऊपर उभारता है। तो इससे ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है उन लोगों के सामने जो लोग इस ढंग की परियोजना बनाते हैं और मलबे को सही ढंग से विस्थापित करने का तो परिविधान है। मलबा जो है उसको पूरे वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल नहीं होता, जो पिछले साल की एक बड़ी त्रासदी की एक वजह था। आप सतीश साहब, आप खुद उसके गवाह हैं, क्योंकि आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ठीक उस मलबे की वजह से बहुत बड़ा नुकसान झेल रही है, पूरा श्रीनगर उसमें झेल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या गलतियां हो रही हैं? किसी एक प्रोजेक्ट विशेष की आप बात न करें, क्या आमतौर पर गलतियां हो रही हैं? असल में दो तरह की गलतियां हो रही है। एक तो हिमालय को न समझकर जितने बड़े पैमाने पर परियोजनाएं या विकास की जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, एक तो बड़ी गलती वो कर रहे हैं। विकास का विरोध नहीं है, विकास जिस रफ्तार के साथ किया जा रहा है बिना संवेदनशीलता को समझे हुए, एक तो ये गलती हो रही है। दूसरा जो आपने कहा, जो परियोजनाओं के लिए उन्होंने ढीले ढाले मानक भी बना रखे, मैं कह रहा हूं उन मानकों का कहीं भी उन मानकों का पालन नहीं हो रहा। बड़े पैमाने पर आपराधिक उन मानकों का वायलेशन हो रहा है, उन रूल्स का वायलेशन हो, जो नॉर्म्स निर्धारित हैं, जो नियम निर्धारित हैं कि इस तरह से बांध बनना चाहिए, मक डिस्पोजल इस तरह से करना चाहिए, प्रबंधन इस तरह से करने से वो, और अब ऊपर का जलागम को इस तरह से प्रबंधित करना चाहिए, जैसे बताया पीपुल्स हियरिंग नहीं हो रही है। हर लेवल पे वायलेशन हो रहा है रूल्स का, नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, और इन ठेकेदारों का नेक्सस जो बन गया है वो ज्यादा खतरनाक है। और इमीडिएट जो सबसे ज्यादा प्रभाव जो डाल रहा है, जो दुष्प्रभाव सबसे बड़ा डाल रहा है, ये नेक्सस जिस लेवल पर वायलेशन कर रहा है उसकी वजह से पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी आपने बात की, आपने अलकनंदा नदी के किनारे, आप बहुत समय से उस नदी को समझ रहे हैं, आप भागीरथी नदी के किनारे रहते हैं। उत्तरकाशी में आपने देखी पिछले साल की विभीषिका, क्या लोगों ने कोई सबक लिया? क्या शासन ने कोई सबक लिया? उत्तरकाशी गंगा और यमुना का केंद्र है, और वहाँ पर जिस तरीके से 2012 और 2013 में जो बाढ़ आई वो ये दिखाती है कि वहाँ पर सरकार किस तरीके से जो है सोई हुई थी, और किस तरीके से जो सुरक्षा कार्य होने थे वो समय पे नहीं हुए। 2012 में 9 महीने बाद सुरक्षा कार्य शुरू होते हैं, तब तक पानी अपना रौद्र रूप ले लेता है। फिर उसके बाद वो स्थिति होती है कि वो सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तरकाशी में पहुंचाता है, और कई होटल, कई मकान वहाँ बह जाते हैं, कई ज़मीन खेतों की कट जाती है। इस बाढ़ से तो हमारे खेती का रकबा भी घटा है, इस बाढ़ से हमारी खेती का रकबा घटा है, और हमारी खेती के जो है खेत जो है वो बह गए हैं। और 2013 में उन्होंने फिर शुरू किया, लेकिन स्थिति जिस तरीके से दिखती है वो कहीं नहीं लगता कि संतोषजनक कार्य कहीं पे हो रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभियान दल में कई सारे साथी ऐसे भी हैं, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो देश के दूसरे इलाकों से आए और उन्होंने उत्तराखंड, हिमालय को और हिमालय और उसकी नदियों को जानने की कोशिश की। इस तरह के हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो बाहर से कोई आया हो अभी। हाँ, आप बाहर से आई, आपको क्यों लगता है कि हिमालय पर ध्यान देना चाहिए? हिमालय के कारण ही पूरी हमारी जो है जलवायु, पूरा मानसून नियंत्रित होता है, तो सीधा सीधा हम लोग भी उससे रिलेटेड हैं। पूरे हमारे यहाँ पे जिस तरह से मेरा जो शोध है वो जल विद्युत परियोजनाओं पे है, और जितने पूरे पैमाने पर सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे हिमालयाज में
ये बांध बन रहे हैं और जितने उसमें जंगल कट रहे हैं, जिस तरह से पूरे पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, नदियों को जिस तरह से थोड़े थोड़े दूरी पर जिस तरह से बांधों से बांधा जा रहा है, उसका जो दुष्परिणाम होगा वो कभी ना कभी हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। हमें भी भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जिस तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो नहीं है। आप इस क्षेत्र की स्कूल का हाल पीछे देख सकते हैं, पीछे ये स्कूल का यहाँ का हाल है। बहुत पुराना स्कूल है यहाँ का, लेकिन इस स्कूल की स्थिति ये है कि जिन सीढ़ियों से होकर के बच्चों को ऊपर जाना चाहिए वो सीढ़ियाँ गायब हो गई। ये लगभग इस राज्य की स्थिति को दिखाता है कि जिस सीढ़ी से होकर के इस राज्य को ऊपर उठना था वो सीढ़ियाँ बीच रास्ते में गायब हो जाती हैं। एक और बड़ा पहलू था जिसको लेकर के आप लोगों ने अभियान के दौरान ध्यान दिया, वो था महिलाओं का, लड़कियों की शिक्षा का और उनके कल्याण का। खासतौर पर अगर पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड या कहीं भी पहाड़ है वो महिलाओं की कंधों पर टिका हुआ है। उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, उनके साथ क्या जो योजनाएं हैं, क्या जो समाज है, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव पहले से बेहतर है या पहले से खराब है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार ने एक कदम तो उठाया है कि लड़कियों के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन तो हो गया है, लेकिन उसके अलावा और उनके किसी और तरीके में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे कि हमने कई लड़कियों को मिले हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास एमएससी, फर्स्ट क्लास बीए पास किया है, लेकिन जब उनको कहा आगे पढ़ने के लिए, अल्मोड़ा मिली, आगे पढ़ने के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी जाइए, फॉर्म लाइए, वो फॉर्म लेने के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि कहती हैं सुबह उठ के हम सारा घर का काम करते हैं, 1 घंटा लगते हैं कॉलेज जाने को, 1 घंटा वापस आने को, शाम को काम में लग जाते हैं, तो पढ़ती कब हो तुम? 9 बजे के बाद तो क्या समय मिलता है उनको, क्या एक्सपोजर मिलता है? जी जी। और अब 2014 की यात्रा में मैंने एक बहुत बड़ा लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तन देखा। 84 में जब हम जाते थे तो हम स्कूल के कोने में 2, 4, 6 लड़कियों को बैठे देखते थे, और बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमने प्राइमरी स्कूल में देखा कि 50% से ज़्यादा लड़कियां उन स्कूलों में पढ़ रही हैं। हो सकता है कि लड़कों को पब्लिक स्कूल जो लोकल हैं उसमें भेजे जा रहे हों, लेकिन लड़कियों का 50% से ज़्यादा पढ़ना एक बहुत बड़ी आशा की किरण देखता है। और दूसरी बात, हम जब नीचे रहते हैं तो अखबारों में पढ़ते हैं कि दिल्ली की लड़की ने टॉप किया, अलाना टॉप किया। हमें 12,500 की हाइट में रेगवार खर्क में एक नीमा राठौर नामक लड़की मिली जिसने 72% मार्क्स लाए थे। वो 10.5 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर वो वहाँ अपने घास लकड़ी लेने आई थी और उसके बाद 72% मार्क्स लाई, एंड दैट वाज नॉट एन एक्सेप्शनल केस। उसके अलावा हमें 10.5 किलोमीटर स्कूल पढ़ने जाने वाली बाचम से बदियापुर जाने वाली 2 लड़कियां सावित्री और उमा मिली। दोनों के 60% मार्क्स से ज़्यादा थे और वो 10.5 किलोमीटर पढ़ती थी, घर में काम कर रही थी, घास लकड़ी का काम कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़कियों का पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल ये कि इतना पढ़ने के बाद उनके लिए भविष्य क्या है। यहाँ हमारी ऐसी न तो कोई योजना है, ना हमारे लोग पूरे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट है कि इतनी विलक्षण प्रतिभा वाली लड़कियों को भविष्य क्या, वो देश के लिए क्या कर सकती हैं, अपने जीवन के लिए क्या कर सकती हैं। मजेदार बात यह है कि लड़कियां इतनी ज़्यादा शिक्षा में आ रही हैं, लेकिन उनकी माताओं का, उनकी बड़ी दीदियों के पीठ पर जो बर्डन है वो कहीं से भी मिनिमम नहीं हुआ। कोई ऐसी इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी नहीं लाए हैं जिसमें उनके पीठ का भार कम हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि मसले बहुत ज़्यादा हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, उनका हल इतने कम समय में हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ हल जानने की हम कोशिश करेंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं चंद्र प्रभा एतवाल। आप जानी मानी पर्वतारोही हैं, शिक्षाविद हैं। आपने इस इलाके के पर्यटन की संभावनाओं को बहुत अच्छी तरह से देखा है। इसको लेकर के क्या लगता है, क्या उत्तराखंड ने इसका पूरा इस्तेमाल किया है? उत्तराखंड पूरा इलाका ही पर्यटन के लिए बहुत ही सुविधाजनक और संभावनाएं बहुत है, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नीतियां हैं कि आने वाले पर्यटन पर भी उनको टैक्स लगाया जाता है, और जहां जहां कैंप लगाए जाते हैं वहां पर भी हमको टेंट्स के ऊपर, अलग अलग टेंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिस कारण पर्यटन जितना या पर्वतारोही जितना आ नहीं पा रहे हैं। जबकि आज से 5 साल पहले बहुत सारे उत्तरकाशी में लगातार ही उत्तरकाशी या इस इलाके में, चमोली इस इलाके में लोग आते थे और माउंटेनिंग करके चले जाते थे। इतना ज़्यादा वो टैक्स लिए जाने के कारण से लोग आना पसंद नहीं करते हैं। उसके अलावा फिर हमारी आपदा के कारण 3 साल से हमारा पर्यटन जो है बिल्कुल ही
खत्म हो गई है। और जो अय्यासी परोसी जा रही है और शराबखोरी परोसी जा रही है, वो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर पर्यटन का स्वरूप उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उससे जोड़ करके एक नीति बनाई जानी चाहिए। जी, और एक और बड़ी चीज जैव विविधता, उत्तराखंड जिसके मामले में बहुत ज्यादा धनी है, उसमें कृषि भी एक हिस्सा उसका बनती है। क्या लगता है आपको, जैव विविधता का कोई न तो उसको सहेजा जा रहा है, उसके अलावा यहाँ की जो कृषि है उसका कोई प्रॉपर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का कोई क्या इस्तेमाल कर रही है सरकार कोशिश? उत्तराखंड एक तरीके से एक जैविक भूमि है। पूरी पहाड़ी इलाकों में जैविक खाद से ही खेती हो रहा है और ये यहाँ की जो बीजों की विविधता है वो मैदानी इलाकों में नहीं मिलेगा। भारत की बहुत कम जगह में आपको इतने सारी बीजों की एक विविधता मिलेगा। और हमको हमारी अभियान में हमने देखा कि एक ही गांव में 8-10 अलग अलग प्रजातियों की राजमा मिला, एक ही गांव में 8-10 अलग प्रजातियों की धान मिला। तो बीजों की विविधता एक फार्मर्स सिक्योरिटी है और लोगों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो उनकी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। तो इसका एक संरक्षण करना और इस पर एक ठीक से पॉलिसी बनाना और इसका प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, इन चीज़ों के बारे में बहुत काम होना ज़रूरी है। लगातार बात हो रही है जैव विविधता की, ऐसे बीजों को बचाने की जो उत्तराखंड और पहाड़ी और हिमालयी जमीन पर पनपते हैं। एक और खास बात पिछले कुछ समय में सामने में आई है, वो है यारसा गंबू। एक विचित्र सा नाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको सुना नहीं, देखा नहीं। आप इस अभियान दल के लगातार एक सक्रिय हिस्सेदार रहे हैं। आप यारसा गंबू को लेकर के कुछ बातें बता रहे थे, किस तरह से हिमालय की पारिस्थितिकी में और वहाँ के जो समाज में है उसका असर दिख रहा है। देखिए, जब 94 की यारसा गंबू क्या है? ये एक तरह का कैटरपिलर है जिसके सर पे एक खास तरह का फंगस उगता है और इसके एफ्रोडिक प्रॉपर्टीज हैं और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड तिब्बत के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, हीलिंग का, उसमें इसका इस्तेमाल है। चाइनीज इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है। इस जड़ी बूटी की जो सबसे बड़ी खासियत ये हो रही है कि इसने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है इस पूरे इलाके में। वो लोग जिनके पास रोजगार के कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने शायद अपने इस ज्ञान को, इस संपदा को, अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उसका उपयोग किया है। आज अब इस पूरी यात्रा के दौर में हम जिन गांवों से गुजरे, जो अधिकतर 10,000 फीट की ऊंचाई के आसपास के गांव हैं, वहां के सारे युवा, वहां की महिलाएं, वो सब इन ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 1.5-2 महीनों से पड़े हुए हैं और बहुत जबरदस्त संघर्ष वहां पे कर रहे हैं। करीब 10 लाख से लेकर के 15 लाख तक किलो की कीमत वाले ये जड़ी बूटी या ये यारसा गुम्बा, इसका कलेक्शन कर रहे हैं और इसकी खरीद भारत में नहीं है। इसकी खरीद नेपाल के माध्यम से चीन तक जा रही है। ये अवैध तरीके का एक कारोबार यहाँ पर विकसित हो रहा है। दुर्भाग्य दिखाई पड़ता है कि भारत के या हमारे राज्य के, उत्तराखंड राज्य के जो सरकारी संस्थान है, वो इसकी कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए तक में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर नदी के उस पार जो विदेशी राष्ट्र है, वहां पर इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के आसपास मिल रही है। वहां की सरकारों ने इसके लिए एक पूरी नीति तय करी है, उसमें अब सरकारें अपना राजस्व कमा रही हैं, रॉयल्टी ले रही है, नेपाल सरकार खास तौर पर। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमें जब हम चिपलाकोट क्षेत्र में थे, हमें बताया गया है बुग्याल में 40,000 लोग इस वक्त मौजूद हैं। अब आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में संवेदनशील इलाके में लोग हैं, तो उनके रहने के लिए, उनके खाना पकाने के लिए सारा दोहन आसपास के जंगलों। ये भी सुना है कि डीजल के जनरेटर और सब वहाँ दिन रात चलते हैं। एक व्यक्ति ने यहाँ तक कहने का जोखिम उठाया कि देश में पीएम बदल जाए, प्रदेश में सीएम बदल जाए, लेकिन हमारे लिए यारसा गुम्बा मिलती रहेगी तो हमारी आर्थिकी को वो सबसे ज़्यादा सस्टेन करेगी। इससे आप लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमिक इवेंट एक तरीके से हमारी यहाँ की बन चुकी है। इसका ये आर्थिक पस्तर, मैं इसका इकोलॉजिकल जो कॉन्सिक्वेंस खुद देख के आया हूँ कि मैं ग्लेशियर्स में काम करता हूँ। ये जो यारसा गुम्बा की उन्होंने बात करी, ये स्नो मेल्ट के बाद निकलता है और जब अगर स्नो मेल्ट नहीं होता है तो बहुत सी जगह मैंने देखा 2 तरह की घटनाएं घटित हो रही। एक, वो ड्राई ग्रासेस पे आग लगा रहे हैं और आग लगा करके जिससे कि वहाँ पे लोकल गर्मी पैदा करके स्नो को मेल्ट कराएं। और दूसरा सबसे गंभीर मामला ये है कि यूरिक एसिड का भी, यूरिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और वो ग्लेशियर मेल्ट करे। एक तरफ ग्लेशियर बचाने की बात करते हैं, इसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हम समझ नहीं पा रहे। और जो उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं ये रूपकुंड के इलाके से आ रहा हूँ, आपको लगेगा कि जैसे
जैसे कोई मेला चल रहा है। लोग अपने तंबू लेकर के, सारा सामान लेके, घोड़ों में सामान लेकर के 3-3 महीने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। न केवल ये, जहाँ पे तप्पड़ मिल रहा है वहाँ पे इतनी ऊंची आवाज के साथ में क्रिकेट मैच चलता है और लाउड स्पीकर लगते हैं, जिसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बहुत सीवियर होने वाला अगर हम आज सजग नहीं होते तो। जो हमारे पुराने यात्रा पथ हैं, जैसे करजन रूट है या फिर चार धाम के जो पुराने यात्रा पथ हैं, वो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि उनको फिर से सही करना चाहिए, उनमें नियमित गैंग लगनी चाहिए, ताकि लोग, जब से सड़कें बनी हैं उन कच्चे रास्तों पर इतना मलबा आ गया है और उनकी कोई देखभाल नहीं है, तो उनको भी पर्यटन के हिसाब से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने शराब का बहुत आतंक देखा गाँव के स्तरों पर। जहाँ भी महिलाओं से बात की वो शराब से दुखी थी। हाल यहाँ तक कि रवाई और बंगाल में भी मतलब पुरुषों ने खुद कहा कि महिलाओं ने कच्ची रुकवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। तो ये, और एक बात यह है कि महिलाओं के काम का बोझ अभी तक कम नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ हम घूमे उनकी पीठ पर अभी भी उतना ही बोझ है जितना शायद 40-50 साल पहले था। मैं आखिर में एक इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष के तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा, अगर बहुत संक्षेप में कहें, क्या आगे होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड को और हिमालय को अगर जीवित रखना है तो पहली बात है कि उसको गहराई से और ठीक से समझना, और ये समझना सिर्फ हमारा और वैज्ञानिकों का नहीं, जो इस देश को और इस प्रांत को चला रहे हैं, जिसमें नेता और प्रशासक दोनों हैं, उनको ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से इसको समझना चाहिए। और समझने का मतलब है कि वो आगे क्या रास्ता निकालेंगे, और वो लूट में शामिल नहीं होंगे, तभी वो रचना में शामिल होंगे। जो दूसरी बात आती है कि संसाधनों से ही हमारे उद्धार के रास्ते निकलेंगे। ये जरूर है कि एक टेक्नोलॉजी, एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंटरवेंशन कर सकती है, क्रिएटिव वे की तरह, क्रिएटिव जिसको कहेंगे कि टूल की तरह, लेकिन असली चीज़ें जो निकलेंगी हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, हमारे जल, हमारी वाइल्डरनेस और इससे अलाइड जितने रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, उससे हमारी बात निकलेगी। तीसरी बात आती है कि पर्यटन और तीर्थाटन का इतनी बड़ी परंपरा हमें मिली है, यानी कि जहाँ आदि शंकराचार्य आया है, जहाँ हुएनसांग आया है, जहाँ गांधी 5 बार आए हैं, जहाँ विवेकानंद 5 बार आए हैं, ऐसी का हम हम प्रमोट नहीं कर पाए हैं। हमने क्या कर दिया है कि केदारनाथ को भी मसूरी और नैनीताल एक तरीके से बना दिया है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण आती है कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फेनोमेना है और पिछले 150 साल से उसको हम झेल रहे हैं। हमारे में से किसी भी व्यक्ति का ये सपना नहीं है कि माइग्रेशन रुक जाएगा। हम सिर्फ ये कहना चाहें कि माइग्रेशन को किस तरीके से मॉनिटर करें और नियंत्रित करें। हमें यहाँ भी अच्छे दिमाग चाहिए और अच्छे शरीर चाहिए, हमें देश बचाने वाले भी चाहिए, हमें प्रांत को बचाने वाले भी चाहिए। हमारे नेता को, हमारे प्रशासक को ये नहीं आया कि उत्तराखंड को कैसे मैनेज करना है। आप उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड को नहीं चला सकते हैं। आप नहर की तरह गंगा को और नदियों को नहीं चला सकते। नहर की तरह गंगा को और दूसरी नदियों को नहीं चला सकते, यूपी की तरह आप उत्तराखंड को नहीं चला सकते। सबसे बड़ी चीज, किसी भी मामले में प्राकृतिक संसाधनों में कमी नहीं है, मानव संसाधन में कमी नहीं है। कमी है तो कहीं उस संवेदनशीलता में कमी है जिसकी जरूरत है इस पूरे हिमालयी क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने में, आगे बढ़ाने में। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, तमाम हिमालयी राज्यों का लगभग एक जैसा दर्द है। हमने कोशिश की इस पूरे कार्यक्रम में इस दर्द के तमाम पहलुओं पर बात करने की। बहुत बड़ा विषय है, सब कुछ समेटा नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। मेरे सहयोगी सुधीश राम के साथ मैं सुशील बहुगुणा, आराकोट के राजकीय इंटर कॉलेज से। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो, हो उसकी सुयाल रात ठंडो ठंडो, कौजों की सी बात ठंडो ठंडो, वित्त माया कुमार हो, वित्त माया कुमार हो, ठंडो रे